हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर सुशील आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का, उसका कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन किया था जिसमें हमने देखा था आदर्श गैस के अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। तो काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था। यदि आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज वहां जाके उसे जरूर देखिएगा। आज हम वहीं से टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी का 5.9। पुरानी बुक्स में इसको 5.8 से रिप्रेजेंट किया गया है इस पॉइंट को, और यह है आदर्श व्यवहार में से विचलन, यानी कि डेविएशन इन द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस। हमने आदर्श गैस के बारे में बात करी थी और आदर्श गैस में कौन कौन से गुण होने चाहिए इस पर भी चर्चा करी थी। आपको ध्यान हो, हमने कहा था आदर्श गैस के जो अणु होते हैं उन सब का जो कह सकते हैं अणुओं का आकार होता है बिल्कुल समान होता है। हम कह सकते हैं अणुओं का जो आकार होता है वो बहुत नगण्य होता है, बहुत सूक्ष्म होता है। दूसरी बात, अणु एक दूसरे से अत्यधिक दूरी पर स्थित होते हैं, अर्थात उनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। यदि आदर्श गैस को हम कंप्रेस करें, उनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है जिसको हम कहते हैं संपीड्यता, उस वो क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। आदर्श गैस को दबाने पर वो काफी, हम कह सकते हैं, एक दूसरे के अणु क्या होते हैं, एक दूसरे के काफी समीप आ सकते हैं, इसलिए उनका आयतन तेजी से घट जाता है। इसके अलावा हमने कहा था आदर्श गैस की एक और खास बात होती है, उसके अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता, खासकर आकर्षण बल कोई भी काम नहीं करता। साथ ही हमने कहा था आदर्श गैस के अणुओं का जो वास्तविक आयतन होता है सभी अणुओं का, यदि आदर्श गैस के सब अणुओं का आयतन निकाल के उसको जोड़ा जाए तो जिस स्थान में वह रहते हैं, यानी कि जो गैस का आयतन होता है, जो पात्र का आयतन है, उसकी तुलना में आदर्श गैस के अणुओं का कुल आयतन नगण्य होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसको कि हम उपेक्षित कर सकते हैं, जिसकी उपेक्षा कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हमने आदर्श गैस के संबंध में बात करी थी। अब हमारा आज का टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है कि आदर्श गैस में के व्यवहार में विचलन के कुछ, जबकि हालांकि हम बोलते हैं कि आदर्श गैस वह गैसें हैं जो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम तथा अवागाद्रो के नियम का पूर्ण रूप से पालन करें। हमने आपको गैस नियम में 4 नियम बताए थे, एक बॉयल का नियम, एक चार्ल्स का नियम, तीसरा हमारा था गै-लुसाक का नियम, चौथा था अवागाद्रो का नियम। हमने वहां देखा था गै-लुसाक का नियम बॉयल तथा चार्ल्स के इन 2 नियमों से ही क्या हो जाता है, ड्राइव हो जाता है। इसलिए आदर्श गैस हम कहते हैं वह गैस है जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा अवागाद्रो के नियम का पूर्ण रूप से पालन करे। अब आप जानते हैं बॉयल का नियम क्या होता है? बॉयल का नियम हम जानते हैं, बॉयल का नियम आप जानते हैं, बॉयल का नियम कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का जो आयतन होता है उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि P और V में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होता है। और वहां से हम नियम निकालते थे PV = नियतांक के, यानी कि किसी गैस का दाब और उसके आयतन का गुणनफल एक नियतांक के बराबर होता है। आप चाहे इस दाब को स्मॉल p से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह हमारा क्या है, बॉयल का नियम है। अब हम यह समझ गए कि PV यानी कि गैस का दाब और गैस का आयतन, इसका गुणनफल होता है एक नियतांक। यदि हम कुछ गैसें लें और उन गैसों को क्या करें, उनमें एक वक्र तैयार करें जो कि PV तथा V के बीच में हो, या आप कह सकते हैं PV तथा P के बीच में यदि लें तो वह किस प्रकार का वक्र आएगा, इसे देखते हैं। हमने एक यहां पर वक्र बना रहे हैं, ये इसमें ये जो हमारी अक्ष है ये P और V के गुणनफल के बराबर है, इसको प्रदर्शित कर रही है, और जो इधर की ओर ये हमारी है यह दाब P को प्रदर्शित कर रही है। तो इन दोनों के बीच में यदि एक वक्र का निर्माण करें तो हम देखते हैं एक आदर्श गैस का जब PV और P के बीच में वक्र बनाया जाता है तो वह इस x अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा आती है, और यह किसके लिए होती है, आदर्श गैस के लिए एक बिल्कुल सीधी रेखा आती है आदर्श गैस के लिए, यदि PV और P के बीच, PV तथा P के बीच में वक्र बनाए। अब कुछ अन्य गैसों की बात करें। यदि मैं बात करूं कि कोई एक दूसरी आदर्श गैस ले लीजिए, तो आप जानते हैं हमारी आवर्त सारणी में जो सबसे लास्ट हमारा ग्रुप होता है जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेरन, राडान, ये सब आदर्श गैसें या अक्रिय गैसें इनको कहा जाता है। यदि हीलियम के लिए बनाए तो हीलियम का वक्र इस प्रकार से हम देखते आता है, इस प्रकार से आता है, यानी कि आदर्श गैस से धनात्मक दिशा में यह वक्र दिखाई देता है हमें। ये किसका वक्र है, ये हीलियम का वक्र है। यदि हम हाइड्रोजन के लिए तैयार करें तो हाइड्रोजन का वक्र भी कुछ इस प्रकार से आता है, यह हमारा हाइड्रोजन का वक्र होता है, H2 गैस का होता है।
आप कह रहे होंगे सर H2 आ गया और नीचे HEE है, वो He2 क्यों नहीं आया? क्योंकि आप जानते हैं हीलियम एक अक्रिय गैस है, वो सामान्यतः क्या करती है, एक से अधिक परमाणु उसमें आपस में संयुक्त होने की कोई इच्छा नहीं रखते हैं, तो उसके एकांकी परमाणु संभव है उसकी गैस में, तो ये इस प्रकार से आते हैं। अब यदि हम कुछ और गैसें ले, जैसे हम गैस ले ले, मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड यदि मैं गैस लूं तो कैसे आता है उसका वक्र? ये इसका वक्र इस प्रकार से आता है, पहले ये नीचे जाता है और फिर ये इस प्रकार से चले जाता है। ये किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का, यानी कि CO का वक्र है। यदि मैं कोई दूसरा वक्र तैयार करूं जो कि हमारा हो सकता है, हम कह सकते हैं मीथेन का वक्र ले लिया जाए, तो वो किस प्रकार से होगा? ये इस प्रकार से होगा। ये किसका होगा? मीथेन का, CH4 का वक्र ऐसे होगा। तो इन ग्राफों से हमें क्या पता चला? अल्टीमेटली हमें इन ग्राफों से यह पता चला कि जितनी भी ये गैसें हैं उनका व्यवहार आदर्श गैस के समान नहीं है। यदि आदर्श गैस जैसा होता तो इन सब का वक्र भी इस एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी लाइन आती। तो इनका जो व्यवहार है वो आदर्श गैस से अलग है, उसमें विचलन है, वो आदर्श गैस के समान नहीं है। और इसी बात को हमने यहां समझना है आखिर क्यों ऐसा होता है, पहली बात। दूसरा, यदि हम किसी एक हम कहें कि आदर्श गैस के लिए यदि दाब और आयतन में भी एक वक्र खींच लें, तो फिर से हम क्या कर रहे हैं? एक वक्र का निर्माण कर रहे हैं। दूसरा वक्र हम ये ले रहे हैं, यहां पर हम ले लेते हैं, एक तरफ हमने ले लिया आयतन और एक तरफ इस अक्ष पर हमने ले लिया दाब। ये ऊपर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, ये आयतन इधर की ओर बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में एक ग्राफ खींचे तो आप जानते हैं आदर्श गैस जो होती है, यदि हम कहीं पर दाब शून्य कर दें तो गैस का आयतन बहुत ज्यादा होगा, यानी कि गैस पूरी की पूरी फैल जाएगी। दाब शून्य का अर्थ है कि गैस जितनी दूर तक हो सके विस्तारित हो सकती है, फैल सकती है, उस पर कहीं से कोई दाब डाल करके उसके आयतन को हम नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहें कि उसका यदि दाब शून्य है, क्योंकि ये दाब अक्ष है, यदि दाब शून्य है तो आयतन क्या होगा? अनंत होगा, बहुत ज्यादा होगा। यदि दाब का मान थोड़ा सा मैं बढ़ा दूं तो आयतन थोड़ा सा क्या होगा? घट जाएगा, यानी कि अब इधर की बजाय इधर की ओर आ जाएगा आयतन, ऐसे हो जाएगा। यदि इसी प्रकार दाब को और बढ़ाऊं तो आयतन और बढ़ जाएगा, ऐसे करके। तो यदि एक वक्र का निर्माण करा जाए तो हम देखते हैं वो वक्र इस प्रकार से आता है, ऐसे हमें मिल जाता है एक वक्र। ये किसका वक्र है? ये आदर्श गैस का है, आदर्श गैस का वक्र है जो दाब तथा आयतन के बीच में खींचा गया है। अब यदि हम कुछ अन्य गैसों की बात करें, अन्य गैस कौन सी? समझिए, वह गैसें जो आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं कर रही हैं, ऐसी गैसों को हम कहते हैं वास्तविक गैसें। तो यदि अब मैं वास्तविक गैस का एक वक्र बनाऊं तो हम देखते हैं वास्तविक गैस का वक्र कुछ इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का वक्र आता है। यह कौन सी गैस है? हम कहें ये वास्तविक है। दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? अंतर यह दिख रहा होगा कि जब दाब का मान इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा हमने दाब लगा दिया, तो जो आदर्श गैस है उसका आयतन घट करके इतना हो गया, और जो वास्तविक गैस है उसका आयतन घट करके इतना हो गया। इसका अर्थ यह हुआ, यदि मैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस के मध्य में दाब तथा आयतन वक्र खींचूं तो देखते हैं दाब का मान काफी घटाने पर जो आदर्श गैस है उसका आयतन तो बहुत घट जाता है, वो बहुत कह सकते हैं कंप्रेस हो जाती है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, उसको दबाने पर वो आपस में क्या हो जाती है? संकुचित हो जाती है। लेकिन वास्तविक गैसें इतनी कंप्रेस नहीं होती। तो ये अंतर आता है वास्तविक गैसों में और हम कह सकते हैं आदर्श गैसों के व्यवहार में। अब बात आती है कि आखिर ऐसा अंतर क्यों आता है? अब प्रश्न तो यह है मूल। तो वास्तविक गैसें आदर्श गैसों से विचलन क्यों प्रदर्शित करती है? अब हमें इसको समझना है। तो क्या समझना है? वास्तविक गैसें आदर्श गैसों से व्यवहार में अलग क्यों है? अलग क्यों है? तो जब इन पर इसका अध्ययन किया गया कि आखिर इन दोनों के व्यवहार में अंतर क्यों है,
तो यह देखा गया कि आदर्श गैस की जो हमने पोस्टुलेट्स ली थी, उसकी कुछ विचारधाराओं को स्वीकार किया था। उन विचारधाराओं में दो विचारधाराएं ऐसी थी जो कि हम कह सकते हैं कि परफेक्ट नहीं थी, वह सही नहीं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कौन कौन सी दो विचारधाराएं थी? पहली विचारधारा हमने आदर्श गैस की यह ली थी कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार का कोई बल कार्य नहीं करता। तो पहली यह विचारधारा गलत थी। अलग क्यों है? इसके लिए पहला हमने कहा आदर्श गैस के अणुओं के मध्य किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता, आकर्षण बल कार्य नहीं करता। पहली बात। अब बात आती है कि आखिर हम इसको गलत क्यों बोल रहे हैं? बाकी पोस्टुलेट्स को तो नहीं कहा हमने, फिर इस पोस्टुलेट आदर्श गैस की इस परिकल्पना को गलत क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब हम इन गैसों को, जो कि हमारी वास्तविक गैसें हैं, चाहे वो हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो या आप मीथेन लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, इन सब की खास बातें क्या है कि जब हम इनको कहते हैं कि अगर दबाव डालते हैं तो यह द्रवित हो जाती है। इसका अर्थ है कि वास्तविक गैसों में दाब बढ़ाने पर वो क्या हो रही है? द्रवित हो रही है। ये गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रही है। अब आप कहोगे सर इससे क्या फर्क पड़ा, आपने तो दाब डाला तो ठीक है द्रवित हो गई। तो इसमें क्या खास बात है? इसमें खास बात यह है कि गैस अवस्था और द्रव अवस्था में एक मूल अंतर यह है कि गैस अवस्था के अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जबकि द्रव अवस्था में अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल गैस की तुलना में काफी ज्यादा होता है। तो यदि अणुओं के बीच में आकर्षण बल लगेगा ही नहीं गैस अवस्था में, तो वो भाई द्रवित क्यों होगी? वो तो एक दूसरे के पास ही नहीं आएंगे। जब एक दूसरे के पास ही नहीं आएगी तो गैस द्रव में परिवर्तित नहीं हो सकता। लेकिन यदि किसी भी कारण से कोई गैस द्रव में परिवर्तित हो रही है तो इसका मूल कारण यह है कि उसके अणुओं के बीच कहीं ना कोई आकर्षण बल जरूर लग रहा होगा। इसीलिए तो गैसें द्रवित हो रही हैं। आकर्षण बल ही ना होता तो वो द्रवित ही ना होती। तो यह पोस्टुलेट हमने कहा गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिख लेते हैं, यह गलत इसलिए है क्योंकि वास्तविक गैसें द्रवित होती हैं। तो मुझे लग रहा है पहली बात यह समझ में आ गई होगी। अब दूसरी विचारधारा कौन सी है जो हम कह सकते हैं कि गलत है? दूसरी विचारधारा यह है कि हमने कहा था आदर्श गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होता है वह उस गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। हम कहते हैं आदर्श गैस के अणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, उनका आकार बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत नेग्लिजिबल होता है, नगण्य कह लीजिए। लेकिन वास्तविक गैस के अणुओं का आकार इतना कम नहीं होता। अगर उनका हम कह सकते हैं आयतन कम नहीं होता, उनका जो आयतन है वह आदर्श गैस के अणुओं के समान बहुत सूक्ष्म नहीं है, इसका मतलब उनका आयतन मेजरेबल है, उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। वहां पर हमने आपको बात समझाई थी। हमने कहा ये एक मैंने वो ले लिया, वेसल ले लिया, बर्तन ले लिया। यदि आदर्श गैस के अणुओं की बात करूं तो उसके अणु केवल इतने से क्षेत्र में इकट्ठे हो जाएंगे। यदि उनको कंप्रेस किया जाए, उनका दाब बढ़ाया जाए, तो जो इतने बड़े क्षेत्र में गैस फैली हुई थी आदर्श गैस, वो केवल इतने से हिस्से में सिमट के रह जाती है। तो ये जो आयतन है ये इस पूरे बड़े आयतन की तुलना में नगण्य है। इसलिए हम कहते हैं आदर्श गैस के अणुओं का जो कुल आयतन होता है वो गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, इसलिए कहते हैं। लेकिन वास्तविक गैस में ऐसा नहीं है। जब वास्तविक गैस का आप बनाएंगे तो वास्तविक गैस का जो आयतन होता है वो इतना सूक्ष्म नहीं है। जब वो उसको यदि करते हैं तो वो इतना ज्यादा होता है। अब ये जो नीले वाला हिस्सा है ये कुल आयतन की तुलना में नगण्य नहीं है, ये एक मायने रखता है, एक मान रखता है इसका। तो एक सेकंड ये पोस्टुलेट हम कह सकते हैं गड़बड़ हो गई। तो यहां पर इस चीज को हम लिख लेते हैं, फिर आपको इसको और डिटेल में समझाते हैं। तो हमने कहा दूसरा क्या है कि आदर्श गैस के अणुओं का कुल आयतन
आयतन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होता है, नगण्य होता है। ये तो आदर्श गैस की बात कर रहा हूं, लेकिन वास्तविक गैस में मैंने कहा ऐसा नहीं होता। तो लिखते हैं वास्तविक गैस के अणुओं का, वास्तविक गैस के अणुओं का कुल आयतन नगण्य नहीं होता, नगण्य नहीं होता। तो ये इन दो चीजों पे हमें ध्यान देना है, और यहीं से हमें ये व्यवहार के बारे में हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर ऐसा व्यवहार में परिवर्तन क्यों आ रहा है, वास्तविक गैसें आदर्श गैसों से व्यवहार में भिन्न क्यों है। इन दोनों बातों से हमें बात पता चलती है। पहली बात ये कहते हैं कि आदर्श गैस के अणुओं के मध्य में किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता, जबकि वास्तविक गैस में ऐसा करता है। अब आप यहां पर एक थ्योरी को समझिए। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आदर्श गैस का समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण PV इज इक्वल टू होता है nRT के बराबर। यह हमारे पास आदर्श गैस समीकरण होता है। यदि मोलों की संख्या में एक ले लूं, यदि n बराबर 1 हो जाए तो यही वाला समीकरण हो जाएगा PV इज इक्वल टू RT के, जहां P गैस के द्वारा जो भी हम कह सकते हैं गैस पर लगाया गया दाब है, गैस के द्वारा लगाया गया दाब है। V क्या है, वह आयतन है, वह बर्तन है जिस पर कि वह गैस भरी हुई है। R आप जानते हैं गैस नियतांक है। T क्या है, वह ताप है। अब हम इस पोस्टुलेट को समझें। ये तो आदर्श गैस का समीकरण है ना, हमने लिखा है यह आदर्श गैस समीकरण है प्यारे बच्चों। और आदर्श गैस ये कहती है कि जो गैस है उसके द्वारा जो घेरा गया आयतन है, पहली बात घेरा गया आयतन कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। सेकंड, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य में किसी प्रकार का आकर्षण बल कार्य नहीं करता। तो वास्तविक गैस में तो ऐसा नहीं है, वास्तविक गैस में तो आकर्षण बल कार्य कर रहा है, तभी तो उन पे दाब बढ़ाने पर वो द्रवित हो जाती है। तो इस बात को आपने समझना है। तो कैसे समझेंगे, मैंने कहा ये एक मैंने बर्तन लिया, इस गैस पे मैंने कुछ वास्तविक गैस भर दी, ये वास्तविक गैस के अणु हैं, ये इस प्रकार से। अब कोई एक ये वाला अणु मान लेते हैं इस बर्तन की दीवार से टक्कर लगाने के लिए जा रहा है, ये पूरे फोर्स से जाता है। यदि ये आदर्श गैस का होगा तो यह जो हम कह सकते हैं ताप बढ़ने पर इसका वेग बढ़ेगा और उतने वेग से क्या करेगा, बर्तन की दीवार पर टक्कर मारेगा। जब जितनी जोर से टक्कर मारेगा हम कहेंगे गैस के द्वारा दीवार पर लगाए गए दाब का मान उतना ही अधिक होगा, ये कह सकते हैं। लेकिन यह तो तब है ना यदि यह आदर्श गैस है, और आदर्श गैस का मतलब अणुओं के बीच में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। तब यह स्थिति होगी ना कि यह पूरे फोर्स से जाएगा और तब टक्कर मारेगा। अब आप वास्तविक गैस ले लीजिए, यदि वास्तविक गैस होगी तो इसके अगल बगल के ये जो अणु होंगे, ये वाला अणु, ये वाला अणु, ये सारे के सारे क्या लगाएंगे, इस पर एक आकर्षण बल लगाएंगे। तो ये अणु क्या कर रहा है, इस वाले अणु पर आकर्षण बल लगा रहा है, इसे खींच रहा है, ये वाला अणु भी खींच रहा है, ये अणु भी खींच रहा है, ये अणु भी खींच रहा है, ये अणु भी खींच रहा है। ये जा रहा था बर्तन की दीवार से टक्कर मारने, लेकिन ये बाकी सारे अणु उसको पीछे की ओर खींच रहे हैं, अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, जिसके कारण इसको जितनी जोर से टक्कर मारनी चाहिए थी ये इतनी जोर से टक्कर नहीं मार पाता। इसका अर्थ है इसके दाब में परिवर्तन हो गया, इसका दाब आदर्श गैस के बराबर नहीं है वास्तविक गैस का। तो वास्तविक गैस के लिए दाब क्या होगा, हम लिखते हैं वास्तविक गैस के लिए दाब, जो दाब का मान होगा P वह बराबर हमारा होगा जो P आदर्श था उसको रिप्लेस कर देंगे P वास्तविक, कि वास्तव में इस अणु ने गैस बर्तन की दीवार पर कितना दाब लगाया वो प्लस AN² इसके बराबर होगा। ये क्या है, ये वो फैक्टर है जिस फैक्टर में इसके दाब में कमी आ रही है। बर्तन की दीवार से जो ये अणु टकरा रहा था उसके दाब में जितनी कमी आई उसे हमने यहां प्रदर्शित कर दिया। तो यदि आप आदर्श गैस लेंगे तो आपके लिए समीकरण ये है,
लेकिन यदि आप वास्तविक गैस लेंगे तो P का मान, ये जो P आदर्श है, इसकी जगह पर आपको ये मान रखना पड़ेगा, तब आप वास्तविक गैस के लिए एक इक्वेशन डेवलप कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां हमने पहले ये जो एक्सप्लेनेशन दिया है, ये पूरा का पूरा ये एक्सप्लेनेशन इस बात को पहली अवधारणा के द्वारा ये निकल के आया है कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच में कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता था, इसलिए उसके दाब को हम P से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन वास्तविक गैस के अणुओं के बीच में क्योंकि आकर्षण बल कार्य करता है, इसलिए वो द्रवित होती है, इसलिए उसका दाब जिसको हम P आदर्श लिखते थे आदर्श गैस के लिए, वह किस रूप में प्रदर्शित होगा? P वास्तविक प्लस AN² के रूप में प्रदर्शित होगा। जहां A क्या है? A आप जानते हैं एक नियतांक है, नियतांक। ये हम वान डेर वाल गैस समीकरण निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों, काफी फेमस है। क्लास 11th फिजिक्स में भी आप जाएंगे तो वान डेर वाल गैस समीकरण को लेकर के वहां पर हम विमाओं का क्या करते थे? विमा कैलकुलेट करते थे, इन जो हमारे नियतांक होते थे इनकी। तो फिलहाल ये हमने केवल एक किसकी बात चर्चा करी है? अभी केवल हमने बात करी है दाब की, कि दाब में क्या परिवर्तन आता है यदि आदर्श गैस की बजाय वास्तविक गैस हो। अब हम देखते हैं आयतन में क्या परिवर्तन आएगा यदि आदर्श गैस की बजाय क्या हो? वास्तविक गैस हो। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि कोई वास्तविक गैस किस प्रकार से आदर्श गैस से विचलन प्रस्तुत करती है, यानी कि विचलन दिखाती है। और उसका मूल कारण मैंने बता दिया था। आदर्श गैस की जो परिकल्पनाएं थी उसमें से दो परिकल्पनाएं ऐसी थी जो कि वास्तविक गैसों पर लागू नहीं हो पाती है। उसमें से पहली परिकल्पना कि आदर्श गैस के अणुओं के बीच किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल कार्य नहीं करता, वास्तविक गैसों पर यह लागू नहीं होती है। इसीलिए गैसें क्या होती है? द्रवित हो पाती है, क्योंकि उनके बीच में आकर्षण बल लगता है। और वहां से हमने पहला जो संशोधन किया था, हमारी आदर्श गैस समीकरण होती थी PV = nRT, जहां n क्या होती है? मोलों की संख्या, P दाब, V आयतन, R गैस नियतांक, T क्या होता है? हमारा ताप होता है, जो कि केल्विन में लिया जाता है। तो वास्तविक गैस के लिए हमने देखा था P आदर्श, इस P की जगह यदि P वास्तविक प्लस AN² रख दिया जाए तो इस समीकरण को हम एक वास्तविक गैस के समीकरण के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब बात आती है कि यह तो हमने एक संशोधन तो कर लिया जो कि दाब में संशोधन था, अब क्या आयतन में भी संशोधन हो सकता है? तो आपको ध्यान हो, हमने दूसरी जो परिकल्पना थी आदर्श गैस की, जिसको हमने कहा वह क्या है? एक प्रकार से गलत है, वास्तविक गैसों पर लागू नहीं हो रही है। वो कौन सी थी? कि आदर्श गैस के अणुओं का कुल आयतन उस गैस द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य होता है। आदर्श गैस के लिए हम कहते हैं ठीक है, लेकिन वास्तविक गैसों की जब बात होती है तो वास्तविक गैसों का आयतन उनके द्वारा घेरे गए आयतन की तुलना में नगण्य नहीं होता है। तो जो दूसरा हमारा जो नियम है, दूसरा जो संशोधन है, वो इसी स्टेटमेंट पर आधारित है। और उसको कैसे लिखेंगे? तो लिखते हैं वास्तविक गैस के लिए पहला संशोधन तो ये हो गया, दूसरा संशोधन आयतन में संशोधन, आयतन में संशोधन। ये किसमें संशोधन था? ये तो दाब पे था। आयतन में संशोधन क्या होगा? जो हम V कहते हैं, कौन सा? आदर्श गैस का, उसको प्रदर्शित करेंगे V वास्तविक माइनस दूसरा हमारा जो हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा B, जो कि B भी क्या है? एक नियतांक है, और साथ में आ जाएगा N, यानी कि मोलों की संख्या। इसका अर्थ यह हुआ कि जैसे आपने इस समीकरण के लिए आदर्श गैस के दाब को P वास्तविक प्लस AN² के रूप में आपने रिप्लेस करेंगे, ठीक उसी प्रकार से वास्तविक गैसों के लिए आयतन में भी संशोधन करना है, और V आदर्श बराबर होगा V वास्तविक माइनस NB। ध्यान रखिएगा, जहां B क्या है? एक हम कह सकते हैं नियतांक है, नियतांक है। तो अब जो एक वास्तविक गैस के लिए जो समीकरण हमारी बनती है उसे हम कहते हैं वान डेर वाल समीकरण। तो वान डेर वाल समीकरण क्या है? लिखते हैं वास्तविक गैस के लिए वान डेर वाल समीकरण। तो इसी समीकरण में P की जगह क्या लिखना है? P प्लस AN² तो ये आ जाएगा P प्लस AN² और दूसरा था V की जगह क्या लिखना है? V माइनस NB, V माइनस NB,
इज इक्वल टू nRT के बराबर। यह समीकरण आएगी। यदि हम यहां ले लें, यदि n बराबर 1 ले लें, यानी कि मोलों की संख्या 1 ले लें, तो इसी समीकरण को कैसे लिखेंगे? तब हमारी वंडरवाल समीकरण हो जाएगी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू RT। और यह हमारी क्या है? वास्तविक गैस के लिए वंडरवाल समीकरण है। तो मुझे लग रहा है ये चीजें अब आपको समझ में आसानी से आ गई होगी कि क्यों जो वास्तविक गैसें होती है वो आदर्श गैसों से व्यवहार में अब डिफरेंट होती है, उनका विचलन होता है व्यवहार में। अब यहां पर थोड़ा हम आगे समझते हैं। हम कहते हैं कि आदर्श गैसों का एक गुण होता है जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड्यता। तो ध्यान रखेंगे, आदर्श गैस की जो संपीड्यता होती है, जिसको हम Z से निरूपित करते हैं या संपीड्यता कारक भी कह सकते हैं, उसका मान 1 होता है। यह ध्यान रखना आपने। और संपीड्यता का सूत्र क्या होता है? संपीड्यता Z बराबर होती है, यही हमारा जो PV और nRT इनका रेशियो होती है, यानी कि PV अपॉन nRT, यह हमारा क्या होता है? संपीड्यता का सूत्र होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात आती है कि हमने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि वास्तव में आदर्श एक हाइपोथेटिकल, एक हम कह सकते हैं एक परिकल्पना है। वास्तव में कोई आदर्श गैस नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में, एक रूम टेम्परेचर में, एक सामान्य दाब पर कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती ही नहीं है। तो फिर हम इस कॉन्सेप्ट को हमने क्यों रखा? हम ये कह सकते हैं कि सामान्य ताप तथा दाब पर कोई भी गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार नहीं करती है, लेकिन कुछ ताप ऐसे होती हैं जिन पर की गैसें क्या होती है? आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। मतलब कहने का यह है कि अलग अलग गैसें कुछ विशेष तापों पर आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, और जिन तापों पर वह आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है उन ताप को हम कहते हैं बॉयल ताप। तो ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। एक हम लिखते हैं कि वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है, क्या कहलाएगा? बॉयल ताप कहलाता है। बॉयल ताप कहलाता। तो इस एक टर्म को आपने ध्यान रखना है। बहुत बार 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षा में कि बॉयल ताप से आप क्या समझते हैं, तो यह आपने ध्यान रखना है। अब फिर से हम चले जाते हैं अपने इस पर रहे। हम कहते हैं कि यदि हम एक वास्तविक गैस और आदर्श गैस में ग्राफ प्लॉट करें, किस किस के बीच में? एक अक्ष पर ले रहे हैं हम Z, इस खड़ी वाली अक्ष पर हमने क्या ले लिया? Z, और इस पड़ी वाली अक्ष पर हमने ले लिया, यहां पर हमने ले लिया दाब P। इन दोनों के बीच में यदि एक ग्राफ बनाया जाए तो हम कहते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बना रहे हैं? मान लेते हैं इस दोनों बिंदुओं को 0, 0 ले रहे हैं। ये हो गया 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, ये वाला हो गया 1.0, ये हो गया 1.2, 1.4, 1.6, ऐसे ले रहा हूं। क्या है ये? Z की वैल्यूज है। तो हमने कहा एक आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 के बराबर है, यानी कि यदि Z और P पर एक वक्र खींचा जाए तो वह वक्र इस प्रकार से आएगा। किसके लिए है ये? ध्यान रखिएगा, आदर्श गैस के लिए। यह वक्र बिल्कुल सीधा आएगा, P अक्ष के समांतर आएगा। X अक्ष में जिसमें कि हम दाब प्रदर्शित कर रहे हैं उसके समांतर आएगा आपका वक्र, क्योंकि Z का मान क्या है? 1 है। यह आदर्श गैस के लिए। अब वास्तविक गैसों की बात करें। वास्तविक गैसों में सबसे पहले यदि हम करें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का वक्र इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आएगा। यदि हम दूसरे वक्र की बात करें, मीथेन के वक्र बनाएं तो मीथेन का वक्र इस प्रकार से आता है। यह हमारा क्या हो गया? CO2, मीथेन CH4, मीथेन का वक्र ऐसा।
फिर बनाए ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का वक्र भी इस प्रकार से आता है, ये हमारा ऑक्सीजन का वक्र हो गया। इसके बाद हम वक्र बनाए, जैसे हम कहें N2 का यदि वक्र बनाए तो N2 का वक्र हमारा इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आता है। और यदि H2 का वक्र बनाए हाइड्रोजन का, तो वो वक्र हमारा इस प्रकार से आता है, ये हमारा होता है N2 का, और ये वाला वक्र हमारा होता है H2 का। तो हम देख रहे हैं आदर्श गैस की तुलना में वास्तविक गैसों का जो व्यवहार है, वो विचलन है, वो आदर्श गैस की तुलना में अलग है, अलग बिहेवियर है। तो यदि बाकियों के लिए यदि हम Z की वैल्यू कैलकुलेट करें किसी वास्तविक गैस के लिए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझिए। हम लिखते हैं, चूंकि Z बराबर है, फार्मूला यही है, PV। अब ये P क्या है, आदर्श गैस के लिए, और नीचे हमारा आ गया nRT, इसके बराबर आ गया। दूसरा हम कहें कि वास्तविक गैस के लिए यदि निकालें तो V, इसी वाले सूत्र में देखिए, V आदर्श बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Z मल्टीप्लाई nRT अपॉन क्या आ जाएगा, P के बराबर। यानी कि V वास्तविक बराबर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यह हमारा हो जाएगा, इसमें आ जाएगा Z मल्टीप्लाई, साथ में आ गया nRT अपॉन P। तो ये हमने एक आदर्श गैस के लिए आयतन की समीकरण लिख दी, एक वास्तविक गैस के लिए निकल दी, दोनों हमने यहीं से निकाली है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली समीकरण में इस समीकरण का भाग दे रहा हूं, यानी कि V वास्तविक बटे V आदर्श। अब यहां पर एक बात और समझने की है, आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 होता है, तो ये वाली समीकरण को कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं nRT अपॉन P। क्यों, क्योंकि आदर्श गैस के लिए Z का मान 1 के बराबर है, तो इस समीकरण में Z बराबर 1 रख दीजिए, तो ये हमारे पास आ गया nRT अपॉन P। अब इनकी वैल्यूज निकालें, तो V वास्तविक का मान है Z गुणा nRT अपॉन P, ये बराबर गया Z गुणा nRT अपॉन P बटे आदर्श का मान क्या आ गया, nRT बटे P, यह आ गया nRT बटे P। तो nRT बटे P से nRT अपॉन P कट गया, तो ये लिख सकते हैं Z बराबर हो गया V वास्तविक बटे V आदर्श। यह हमारा क्या होगा, वास्तविक गैसों के लिए संपीड्यता का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार से होगा कि किसी भी वास्तविक गैस के लिए जो संपीड्यता का या संपीड्यता कारक का जो मान होगा वो वास्तविक गैस के आयतन तथा आदर्श गैस के आयतन के अनुपात के बराबर होगा। आपको ध्यान रखना एक बात का, जब हमने ये बात कही है कि वह ताप जिस पर कोई वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है उस ताप को बायल ताप कहते हैं। तो वास्तविक गैस आदर्श गैस की भांति कब व्यवहार करेगी, इसका एक लाइन में हम कहें तो हम कहेंगे उसका जो घेरा गया आयतन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। यदि कोई वास्तविक गैस बहुत अधिक आयतन घेरती है, बहुत ज्यादा एक्सपेंड होती है, तो हम कहेंगे वह आदर्श गैस की भांति व्यवहार कर रही है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, जो कि हमारा क्या आया, संपीड्यता कारक आया या संपीड्यता आया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कंप्रेसिबिलिटी। ध्यान रखना, जेड हमारा क्या है, संपीड्यता है या संपीड्यता कारक है। तो इस प्रकार से करेंगे। अब हमने कहा कि अभी यहां पर आपको एक बात यह समझाई मैंने कि होता क्या है कि जो गैसें होती हैं उनमें आकर्षण बल इसलिए हम कहते हैं होता है अणुओं के बीच में, क्योंकि वह द्रवित हो जाती है। गैस क्या हो जाती है, द्रव में परिवर्तित हो रही है। तो अब हम अगला टॉपिक यही देखेंगे कि गैसें किस प्रकार से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है गैसों का द्रवीकरण, जिसे इंग्लिश में लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस कहते हैं। इस टॉपिक में हम यह समझते हैं कि जब गैसों को परिस्थितियां बदल करके, परिस्थितियां कैसे कैसे बदल सकते हैं हम, किसी गैस का ताप, उसका दाब और उसका आयतन परिवर्तित कर सकते हैं। तो यदि हम किसी गैस को गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। वैज्ञानिकों द्वारा जब विभिन्न गैसों का अध्ययन किया गया और उसमें जो सर्वप्रथम जो गैस थी वह हमारी थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका अध्ययन
साइंटिस्टों ने सबसे पहले किया और उसकी विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करा और उन्होंने इस बात को पाया कि केवल दाब लगा करके, दाब को बढ़ा करके किसी गैस को आप द्रवित नहीं कर सकते। आप यदि किसी गैस का दाब बढ़ा रहे हैं उसको द्रवित करने के उद्देश्य से, तो दाब के साथ साथ आपको उसका ताप भी घटाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे गैसों का ताप घटाया गया, साथ ही उनका दाब बढ़ाया गया, तो गैसों हमने देखा कि कुछ गैसें हमारे को गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होती हुई दिखी। इसी को हम कहते हैं द्रवों गैसों का द्रवीकरण, यानी कि लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। तो हमने कहा सबसे पहले अध्ययन किसका हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड का। तो हम लिखते हैं सर्वप्रथम कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन कर उसकी विभिन्न अवस्थाओं द्वारा, विभिन्न अवस्थाओं यानी कि ताप, दाब तथा आयतन में परिवर्तन, यही हम क्या कह रहे हैं? उसकी विभिन्न अवस्थाएं कर उसकी विभिन्न अवस्थाओं द्वारा इसको परीक्षित किया गया, यानी कि सबसे पहले टेस्टिंग इसी में किया गया। तो क्या इन्होंने देखा साइंटिस्टों ने पहली बात तो हमने क्या कहा कि केवल दाब लगाकर, केवल दाब बढ़ाकर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता। पहली बात तो हमें यह समझ में आनी चाहिए कि केवल दाब लगाने से गैस द्रवित नहीं हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सेकंड में दाब के साथ बल्कि सही तरीके से लिखें, दाब को बढ़ाकर तथा ताप को घटाकर गैस को द्रवित किया जा सकता है, तो दो बातें समझ में आ गई होगी कि पहले तो किसी भी गैस को केवल आप दाब बढ़ा करके द्रवित नहीं कर सकते। यदि आप द्रवित करना चाह रहे हैं, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में उसको परिवर्तित करना चाह रहे हैं, तो आपको उसका ताप भी घटाना पड़ेगा। अब हमने कहा यहां कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन सबसे पहले हुआ था, तो सबसे पहले एक ग्राफ के रूप में हम इस चीज को समझते हैं। हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जो कि हमारा आयतन तथा दाब के बीच में होगा। इस प्रकार से हमने लिया, इस एक्स अक्ष पे हम ले लेते हैं आयतन यानी कि V, इसमें बढ़ रहा है, और इधर की ओर हमारा है दाब P जो इधर की ओर बढ़ रहा है। और ये कौन सा हमारा दाब है? जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ये वायुमंडलीय दाब ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अब सबसे पहले हमने कहा किसका अध्ययन कर रहे हैं? हम अध्ययन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो किसका अध्ययन है? CO2 का। ये ग्राफ CO2 के हम कह सकते हैं दाब वर्सेस आयतन के ग्राफ को प्रदर्शित कर रहा है। साइंटिस्टों ने यह देखा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का ताप यानी कि गैस का जब 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया, तो हमें सीधे इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त हुआ। और गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी वो गैसीय अवस्था में प्राप्त हुई, वो द्रवित नहीं हो पाई। तो ये हमारा क्या था? 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर CO2 जो कि कैसी अवस्था में थी? गैस अवस्था में ही प्राप्त हुई, ये लिक्विफाई नहीं हुई, ये द्रवित अवस्था में प्राप्त नहीं हुई। फिर वैज्ञानिकों ने क्या करा? देखिए, दाब पहले कम था यहां पर, तो आयतन ज्यादा था। दाब बढ़ाते रहे, आयतन घटता रहा, और दाब को उच्च करने के बाद भी उसका आयतन कम हो गया, लेकिन वो द्रवित नहीं हुई। पहली बात। सेकंड, उन्होंने दूसरा अटेम्प्ट करा और अब की बार ताप को थोड़ा और घटाया, और ताप को उन्होंने कर दिया लगभग 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें भी यह जो कार्बन डाइऑक्साइड थी
ये गैसीय अवस्था में प्राप्त हुई, अभी भी यह द्रवित नहीं मिली हमें। तो इसमें भी हमने देखा जैसे जैसे आप दाब बढ़ाते हैं आयतन इधर की ओर आ रहा है, यानी कि आयतन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप जानते हैं द्रवों का जो आयतन होता है वो गैसों की तुलना में काफी कम होता है। तो ताप घटाने पर और दाब बढ़ाने पर भी हम देखते हैं यह द्रवित नहीं हो पाई। ताप को थोड़ा सा और कम किया गया, इस प्रोसेस को दोबारा जब रिपीट करा तब उन्होंने देखा कि जब हम ताप लेते हैं 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब हमने कहा ताप कितना है 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें ग्राफ इस प्रकार से मिलता है, ये इस प्रकार से ग्राफ मिलता है और ये ग्राफ यहां के बाद ऐसे मिलता है हमें। ये किस पर था, जब ताप ये वाला हमारा था 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो हमें बंप मिलता है यहां पर, इस स्थान पर ये जो गैस होती है ये द्रव अवस्था में प्राप्त होती है। ध्यान रखना इस वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट को मैं ऐसे बना देता हूं, यहां पर गैस क्या मिल गई, इस बिंदु पर द्रव अवस्था में प्राप्त हो गई, द्रवित हो गई, आपके लिख सकते हैं द्रवित हो गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप 30.8 पर, और दाब कितना था, दाब यदि यहां पर हम जब देखा तो दाब जो हमारा था वो 73 था, 73 वायुमंडलीय दाब तथा 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है। ये हमारा एक रिजल्ट है। तो क्या कहा हमने, 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 73 वायुमंडलीय दाब पर CO2 द्रवित हो जाती है, द्रवित हो जाती है। यह हमने ऑब्जर्वेशन करी। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मिलती है जिसे हम कहते हैं क्रांतिक ताप। आप देख रहे थे इससे ऊपर जब ताप 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड था, या ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, यह गैस द्रवित नहीं हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यह गैस में ही रही, भले ही आपने दाब कितना ही बढ़ा दिया हो, दाब इतना तक बढ़ा दिया आपने, लेकिन यह द्रवित नहीं हुई। और 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर दाब इतना अधिक हमने नहीं बढ़ाया था, दाब यहीं तक पहुंचा था 73 तक, जबकि पूर्व तापों पे हमने दाब यहां तक बढ़ा दिया था। तभी भी यह गैस 73 पर क्या होगी, 30.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह 73 वायुमंडलीय दाब पर ही द्रवित हो जाती है। तो यहां से यह डेफिनेशन आती क्रांतिक ताप की। वह अधिकतम ताप जिस पर कोई गैस एक सामान्य दाब लगाने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उस ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं उस गैस का। तो क्या परिभाषा देंगे, क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप, वह अधिकतम ताप जिस पर उचित दाब लगाने पर, उचित दाब लगाने पर गैस द्रवित हो जाए, उसे क्रांतिक ताप कहते हैं, क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर आप इसे कह सकते हैं। और साथ ही आपको यह भी ध्यान रखना है, एक मोल गैस का क्रांतिक ताप पर आयतन, क्रांतिक आयतन तथा दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्या है, एक मोल गैस, यानी कि गैस की मात्रा हमने नियत कर दी कि एक मोल गैस का क्रांतिक ताप पर आयतन, क्रांतिक आयतन तथा दाब क्रांतिक दाब कहलाता है, क्रांतिक दाब कहलाता है। तो यह भी बात क्लियर होगी आपको, क्रांतिक ताप और क्रांतिक दाब क्या कहते हैं। और ये जो हमारे चर होते हैं इसे क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। साथ ही इन चरों को, साथ ही इनको क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं। क्रांतिक स्थिरांक किसको कहते हैं, ये क्रांतिक
आयतन, क्रांतिक दाब, इन सबको क्या कहेंगे? क्रांतिक स्थिरांक कहेंगे। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब केवल इतनी बात नहीं है, अब बात आती है यदि ताप को और घटा दिया जाए। ताप को अब की बार मैं घटा रहा हूं और अब की बार मैंने जो ताप रखा है वो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है। तो ताप 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हम देखते हैं ऐसे जाता है ग्राफ, फिर एक ये निश्चित अवस्था आती है और उसके बाद ये ग्राफ तेजी से ऊपर की ओर बढ़ जाता है। और ये ताप हमारा कौन सा होता है? ये होता है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। ये इस प्रकार से व्यवहार करती है गैस, यदि ताप थोड़ा सा और घटा दी जाए। अब इस ग्राफ में एक बात और ध्यान रखना, ये जो ये वाला पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन यहां से लेके यहां तक का, यह वह स्थिति है इस वक्र की जहां पर गैसीय अवस्था तथा द्रव अवस्था साथ साथ रहते हैं। मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा इस ग्राफ में ये जो फ्लैट पोर्शन है, जहां पर आप कह सकते हैं कि दाब तो एक नियत है, दाब तो एक कांस्टेंट है, दाब आपने चेंज नहीं किया, आपने ताप 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा और फिर दाब को धीरे धीरे बढ़ाया, धीरे धीरे बढ़ाया, तो हम कहते हैं इस स्थिति पर आकर के गैस में द्रवीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन अब आपने दाब परिवर्तित नहीं करा और यहां से धीरे धीरे उसका आयतन इधर जा रहा है, इसका मतलब आयतन घट रहा है। तो यहां से यहां के दौरान ये जो गैस थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये हम कह सकते हैं द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में थी। कैसी अवस्था में थी? द्रव व गैस अवस्था, दोनों अवस्थाओं में यही रही गैस। और फिर उसके बाद आपने थोड़ा सा जैसे ही दाब आप बढ़ाते हैं तो ये गैस तेजी से क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है, एकदम द्रवित हो जाती है, क्योंकि इसका आयतन देख रहे हो आप तेजी से रिड्यूस हो रहा है, तेजी से घट रहा है इसका आयतन। तो हम कहेंगे ये क्या हो जाती है? द्रवित हो जाती है। अगला, यदि ताप को थोड़ा सा और कम किया जाए, और ताप को आपकी बार हम ले ले 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इस प्रकार से ग्राफ आता है, ये ऐसे करके आता है। फिर यहां पर आपको एक फ्लैट पोजीशन मिलेगी, इस तरीके से यहां तक फ्लैट आएगा। और फिर यहां से यदि आप दाब थोड़ा सा बढ़ाओगे तो ये फिर से तेजी से बढ़ता जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। यहां पर भी जो ये अवस्था है, यहां से लेके यहां तक की अवस्था, ये इस स्टेज में, वक्र के इस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में रहती है। तो यदि इन वक्रों को मिलाएं तो ये इस प्रकार से एक वक्र का निर्माण करते हैं, इस प्रकार से एक पिरामिड टाइप के वक्र का निर्माण हो जाता है। ये जो पिरामिड बन रहा है, ये जो आप देख रहे हो जो बंप बन रहा है, ये वाला क्षेत्र, यह वह क्षेत्र है जहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड द्रव तथा गैस दोनों अवस्थाओं में एक समान रूप से रहती है। इस ग्राफ के इधर का हिस्सा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसीय अवस्था में है, इस ग्राफ के इधर का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में। और ये जो बीच का हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, मैंने कहा इसके अंदर का ये वाला हिस्सा, यानी कि ये वक्र का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा इधर की ओर यदि कोई और ताप ले तो इस हिस्से में कार्बन डाइऑक्साइड गैस गैसीय अवस्था के साथ साथ द्रव अवस्था में एक समान रूप से दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार गैसों का द्रवीकरण किया जा सकता है। ये केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के साथ नहीं है, ये सभी गैसों के साथ हमें लगभग ऐसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। सभी गैसों का ध्यान रखना, क्रांतिक ताप अलग अलग होता है, सबका समान नहीं है। और जब आप किसी गैस को इस क्रांतिक ताप से कम ताप पर द्रवित करते हैं ना, तो उस गैस को वो द्रव अवस्था ना कहकर के उसकी एक प्रकार से वाष्प अवस्था कहते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो द्रवित अवस्था है उसे कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प कहा जाता है। मेरी बात पे और ध्यान देना, यह भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर द्रवित गैस को वाष्प कहा जाता है, वाष्प कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जब द्रवित अवस्था में होती है तो उसे कहते हैं हम, एग्जाम्पल क्या है? कार्बन डाई ऑक्साइड वाष्प। क्या कहेंगे इसे? कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प कहा जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है ये बात समझ में आ गई होगी। जो की पॉइंट है वो यह है कि किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ा करके आप द्रवित नहीं कर सकते।
आपको दाब बढ़ाने के साथ साथ उसका ताप घटाना पड़ेगा। ताप घटाते घटाते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि एक ऐसा ताप आएगा जिस पर कि गैस क्या हो जाएगी, द्रवित हो जाएगी, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी। और यदि ऐसी स्थिति आए तो जो वो अधिकतम ताप होगा जिस पर वह सामान्य दाब लगाने पर गैस से द्रव में परिवर्तित हो रही है, उस ताप को हमने कहा वो कहलाता है क्रांतिक ताप। और उस क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है उसे कहते हैं क्रांतिक आयतन। और उस 1 मोल गैस के हम कह सकते हैं जो दाब होता है क्रांतिक ताप पर उसे कहते हैं क्रांतिक दाब। और क्रांतिक आयतन और क्रांतिक दाब को एक नाम से यदि हम परिभाषित करें तो उसे कहते हैं क्रांतिक स्थिरांक। साथ ही हमने यहां पर यह बताया कि क्रांतिक ताप से कम ताप पर जब गैस को द्रवित किया जाता है तो उसे द्रवित न बोल करके उस गैस की वाष्प कहा जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की वाष्प। तो मुझे लग रहा है ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। मेन बात कि ये जो ग्राफ बना हुआ है इसका ये हिस्से में जो गैस है, जो भी हमारे पास गैस है वो द्रव तथा गैस दोनों अवस्था में एक समान रूप से पाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज के टॉपिक काफी आसान थे, आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।